रिया का आजकल खुद पर कंट्रोल नहीं रहता। परिस्थिति ने उसे कठोर बना दिया था। बड़ी भाभी की बातें उसके दिल को लग गई थी। कैसे इतनी कड़वी बातें कह जाते हैं वे लोग, वह भी अंश के सामने। उनकी तीखी कड़वी बातों का अंश के बाल मन पर कितना दुष्प्रभाव पड़ेगा, यह वे जरा भी नहीं सोचती। क्यों सोचेंगी वे, जब माँ होकर वे अपनी नन्ही सी संतान की भलाई बुराई समझ नहीं पाई। भला उन्हें क्या गरज है? हाँ, सारा कसूर उसका है। घर परिवार, भैया भाभी, यहाँ तक कि माँ भी उसे ही दोषी करार देती है। सोने सी गृहस्थी तोड़ने की जिम्मेदार उसे ही ठहराया जाता है। घर टूटा उसका, जिसे सभी ने देखा, और दिल हृदय पर जो चोट लगी उस पर किसी की नज़र नहीं गई। बेटी, पति को वश में रखना सीख। इस तरह अपना घर छोड़कर आने से तुम्हारा जीवन कैसे पार लगेगा? माँ के समझाने पर रिया बिफर पड़ी थी। माँ, किसकी बात करती हो? उसकी जो बात बात पर अकड़ता है, अपनी माँ बहन के इसके इशारे पर नाचता है, या फिर उसकी जो शादीशुदा एक बच्चे का पिता होते हुए भी आगे के शब्द आंसुओं में डूब गए। रिया, होश से काम लो। अब तुम अकेली नहीं, एक नन्ही सी जान तुम्हारे साथ। माँ ने धीरे से कहा। इस नन्ही सी जान की खातिर ही अपनी जान नहीं दी मैंने, नहीं तो किसी कुएं तालाब में कूद जाती। ना बेटी, ऐसी अशुभ बातें मुंह से मत निकालो। मात्र हृदय पिघल उठा। तुम्हारे दरवाजे नहीं आती, तुम लोगों की उल्हाने नहीं सुनती। मेरे लिए इधर कुआं उधर खाई है। रिया रोती जाती, बीच बीच में अपनी वेदना माँ की आंचल में डालती जाती। अभी भी बड़ी भाभी की जबान कैंची की तरह ही चल रही थी। दोनों में से एक काम हो, या उसे मरदुए की आवभगत की जाए, या फिर कोर्ट में केस लड़ा जाए। सच में दोनों बातें एक साथ संभव नहीं लगती। उधर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाओ और इधर हंस हंस कर पकवान खिलाओ। छोटी भाभी भला कब पीछे रहने वाली थी? ओह, तो एक कप चाय और 2 सूखे बिस्किट को पकवान कहा जाता है। परिस्थिति ने रिया को मुंहफट बना दिया था। खिलाओ पकवान, कोर्ट कचहरी की क्या ज़रूरत है? एक और गालियाँ देती हो, दुनिया जहान से उसकी बुराई करते नहीं थकती, और दूसरी ओर उसको एंटरटेन करती हो। दुनिया क्या समझेगी? बड़ी भाभी छोटी भाभी एक बार शुरू हो जाती, उन्हें चुप कराना मुश्किल हो जाता। उसका कसूर यही था कि शिष्टाचारवश अपने पति हितेश को 1 कप चाय बनाकर दिया था, साथ में 2 बिस्किट भी। हितेश से उसका कोर्ट में तलाक का मुकदमा चल रहा था। कोर्ट के आदेश से वह महीने में 1 बार अपने 4 वर्षीय बेटे से मिलने आता है, उसे घुमाता फिराता और तय समय पर वापस पहुंचा जाता। वैसे भी दुखी हृदय, कमजोर काया, दुर्बल पक्ष लेकर कब तक बहस की जा सकती है? रिया रोने लगी। हैरान परेशान अंश कभी बिलखती माँ को दिखता, कभी चंडिका बनी दोनों मामियों को। वह किसका पक्ष ले? झगड़ा अक्सर उसे ही लेकर होता है। इस तथ्य को वह समझने लगा है, लेकिन क्यों इसे समझ नहीं पाता। इस घर में और भी बच्चे रहते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, खाते हैं, खेलते हैं, स्कूल पढ़ने जाते हैं उसी की तरह, लेकिन किसी को लेकर ऐसी लड़ाई नहीं होती। ना हाय तौबा, किसी की मम्मी उसकी मम्मी की तरह नहीं बिसूरती रहती। मामियाँ रेशमी साड़ियाँ में बंद सवर कर अपने पति बच्चों के साथ सैर सपाटे पर जाती हैं, हंसती खिलखिलाती हैं। एक उसकी माँ है, बदरंग कपड़ों, सूखे होठ, उलझे बाल, किचन में रहेगी या पीछे बालकनी में उदास खड़ी आंखें पूछती रहेगी। 30 वर्ष की युवावस्था में 60 वर्ष की गंभीरता ओढ़े मम्मी नानी के पास बैठेगी। उनकी खुसुर फुसुर अंश की समझ में नहीं आती। कुछ रोने धोने की बात होगी तभी मम्मी का गला रूंधा रहता है, आवाज़ फंसी फंसी निकलती है। नानी भी एक ही टॉपिक से उबी हुई प्रतीत होती है, सो अंश को झिड़क देती है, जा बाहर खेल। जब देखो माँ से चिपका रहता है। कहाँ जाएगा माँ, इसे कोई साथ नहीं खिलाता। मम्मी तुनक जाती। ढंग से खेलेगा सभी खिलाएंगे। नानी उकताई हुई सी बोली। माँ, तुम क्यों नहीं समझती? बच्चे इसके साथ सौतेला व्यवहार करते हैं, बिना कारण अंश से झगड़ते हैं, मारते व चिढ़ाते हैं। रिया का दबा आक्रोश मुखर हो गया। नानी चुप रही। रिया का बात बात पर उत्तेजित हो जाना उन्हें नागवार गुजरता है, क्योंकि घर में तेज तर्रार बहुएं हैं। माँ बेटी का यूं तो बातें करना दोनों भाभियों को ज़रा भी नहीं सुहाता। आज हमारी खैर नहीं छोटी, खूब लगाई बुझाई हो रही है। होने तो दीदी, हम नहीं डरती किसी से, अपने पति की कमाई खाते हैं। कोई आंखें उठाकर देखे तो सही, नोच डालूंगी। बहुओं के ताने से माँ घबरा जाती। मन ही मन उस घड़ी को कोसती जब रिया हाथ में सूटकेस और गोद में 10 माह का बच्चा लिए उसकी देहरी पर आई थी।
5 वर्ष पहले ही कितनी धूमधाम से बिटिया का विवाह किया था। दोनों भाइयों से छोटी, सबकी लाडली। पिता थे नहीं, उनकी जगह दोनों भाइयों ने रिया को पूर्ण संरक्षण दिया। दोनों भाभियाँ भी प्यार दुलार की वर्षा करते नहीं थकती थी। आज वही भाभियाँ तलवार की धार बनी, उस पर हर घड़ी वार करने के लिए बेचैन रहती हैं, शायद बदली हुई स्थिति के कारण। रहीमन चुप हो बैठी है, देख दिनन के पैर। आज अंश को कोर्ट के निर्देशानुसार अपने पापा के पास 8 घंटे के लिए जाना था। वह उतावला हो रहा था। जल्दी मम्मी जल्दी। बेचैन सी रिया गिरते गिरते बची। ओ चप्पल टूट गई, इसे भी अभी ही धोखा देना था। 2 कदम चलना दूभर हो गया। पुरानी घिसी हुई चप्पल। वह लाचार इधर उधर देखने लगी। मम्मी जल्दी चलो, पापा आ गए होंगे। उसकी मनोस्थिति से अनजान अंश की बेसब्री बढ़ती ही जा रही थी। मैं क्या करूं, तेरी जान को रूं। जब देखो सिर पर सवार रहता है, 2 मिनट की चैन नहीं। कभी यह तो कभी वह। महीने भर में खटती पिटती रहती हूँ, उसकी कोई कीमत ही नहीं। तेरे पापा को क्या, महीने में 1 दिन लाड़ चाव लगाना रहता है, और तू उन्हीं का माला जपता रहता है। सबकी नज़रों में मैं खटकती हूँ। अब इस चप्पल को भी कब का बैर था मुझसे, इसे अभी ही टूटना था। मुझसे चला नहीं जाता। रिया बिफर उठी। अंश सहम गया। उसने माँ की पाँव की ओर देखा। सच्ची मम्मी, इन टूटी चप्पलों में कैसे चलेंगी? चप्पल मम्मी के गोरे पैरों का सहारा भर थी, वरना वह कब की घिस चुकी थी, बदरंग पुरानी। अंश की आंखों के समक्ष मामियों की ऊंची एड़ी की मॉडर्न चमचमाती जूतियों का जोड़ा घूम गया। कितनी जोड़ी होंगी उनके पास, जब वे उन्हें धारण कर खटखटाती चलती हैं। कितनी स्मार्ट लगती हैं, किसी फिल्म तारिका जैसी। और उसकी मम्मी, घर बाहर यही एक जोड़ी चप्पल, और आज वह भी टूट गया। अंश उदास हो गया। उसका बाल सुलभ मन इन विसंगतियों को समझ नहीं सका। रिया किसी प्रकार अपना पैर संभाल संभाल मंजिल तक पहुंची। सामने खड़े हितेश उसे एकटक देख रहे थे। नज़रें मिलते ही उन्होंने आंखें झुका ली। कितने स्मार्ट लग रहे हैं हितेश, लगता है नया सूट सिलवाया है, कार भी नहीं खरीदी है। अरे वाह, क्षण भर के लिए ही सही उसकी आंखें चमक उठी। अंश पापा को देखते ही दौड़ गया। बाय मम्मी। बाय पापा। नई गाड़ी किसकी है? पापा को पाकर अंश सारे जग को भूल जाता है, शायद माँ को भी। तुम्हारी है, तुम्हें कार की सवारी पसंद है ना? सच्ची? मेरे लिए? मेरी है? उसे विश्वास नहीं हो रहा था। पिछले सप्ताह वह मामा की कार में ताक झाँक कर रहा था। उसके मामा के बेटे ने हाथ पकड़कर ढकेल दिया था। मैं भी गाड़ी में बैठूंगा। अंश का मन कार से निकलने का नहीं कर रहा था। मामा का बेटा उसे परास्त करने का तरीका सोच ही रहा था। उसी समय बड़ी मामी सजी धजी कहीं जाने के लिए निकली। अंश को कार में ढिठाई करते देख सुलग पड़ी। पहले घर, अब कार, सब में इसको हिस्सा चाहिए। इन माँ बेटा ने जीना दुभर कर दिया है। सांप का बेटा सपूला। मामी की बातें वह समझा या नहीं, लेकिन इतना अवश्य समझ गया कि इस खूबसूरत कार पर उसका कोई अधिकार नहीं है। उसे उसकी मम्मी, उसके पापा से कोई प्यार नहीं करता। उसने कार से उतरने में ही अपनी भलाई समझी। अभी जाकर मम्मी से सबकी शिकायत करता हूँ। लेकिन मम्मी है कहाँ? वह रसोई में शाम की पार्टी की तैयारी में जुटी थी। बड़े मामा का प्रमोशन हुआ था और उनकी शादी की सालगिरह भी थी। सभी व्यस्त हैं, खरीदारी, घर की सजावट, रंग रोगन में। फालतू तो वह और उसकी मम्मी है। वह मम्मी के पास जहाँ पहुँचा, आँख की लपेटों में मम्मी का गोरा रंग तांबाई हो रहा था। वह एक के बाद एक स्वादिष्ट व्यंजन बनाने में हलकान हो रही थी। इस स्थिति में उन्हें परेशान करना सही नहीं। मम्मी, एक ले लूँ? लाल सुर्ख कचौड़ी की खुशबू उसे सदैव आकर्षित करती है। मम्मी ने उंगली के इशारे से मना किया। उसके बढ़ते हाथ रुक गए। पूजा के बाद मिलेगा ना मम्मी? हाँ मेरे लाल। मम्मी ने लाडले को सीने से लगा लिया। माँ का शरीर कितना गर्म है, सीने में उबलते हुए जज्बात भाप बन निकलने लगे। मेरा राजा बेटा, अपना होमवर्क करो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। वह जानता है मम्मी रात्रि के 12 बजे से पहले नहीं आने वाली। तब तक वह दुबक कर सो जाएगा। मम्मी पार्टी समाप्त होने पर बचा कुचा काम समेटेंगी। 2 निवाले खाएंगी या भूख नहीं है कहकर छुट्टी पालेंगी। उसे एक बार मम्मी ने इसी तरह किसी पार्टी में एक मिठाई खाने के लिए दे दी थी। उस दिन कितना शोर मचा था। यूँ अपने बेटे को कुछ खाने के लिए देना दोनों मामियों को कितना नागवार गुजरा था।
उस दिन से मम्मी ने जैसे कसम खा ली थी, न कुछ उठाकर बेटे को देती हैं न खुद लेती थी। अपने ही माँ बाप के घर में अपने लोगों के बीच दोनों माँ बेटे किरकिरी बने हुए हैं। सिर्फ मांग में सिंदूर पड़ जाने से, एक बच्चे की माँ बन जाने से कोई इतना पराया हो जाता है। यही भाभियाँ रिया की एक एक अदा पर न्यौछावर होती थी। उसको खिलाने पिलाने में आगे रहती थी। उन्हीं की नज़रों में ऐसा गिर चुकी है वह। मम्मी देखो नई गाड़ी मेरे लिए, तुम भी चलो, खूब घूमेंगे, पिकनिक पर जाएंगे, अपने दोस्तों को भी ले जाऊंगा। अंश खुशी से बावला हो रहा था। हितेश अपने बेटे का चमकता मुखड़ा निरेख रहे थे और रिया बाप बेटे के इस मिलन को किस प्रकार ले, हंसे या रोए। हंसना वह भूल चुकी है और रोना इस आदमी के सामने जो उसके बेटे का बाप है, ना, वह रोएगी नहीं, कमज़ोर नहीं पड़ेगी। वहाँ से भागना चाहती है, टूटी हुई चप्पल, हाय रे समय का फेर। पति कार स्टार्ट कर जा चुके थे। अंश का हिलता हाथ नज़रों से ओझल हो गया। वह टूटी चप्पल वहीं फेंक नंगे पांव घर लौट आई। माँ किताब पढ़ रही थी। भाभियाँ अपने आप में मस्त, किसी का ध्यान उसकी ओर नहीं। वह बिस्तर पर कटे पेड़ की समान गिर पड़ी। हृदय की पीड़ा आंखों में आंसू बनकर बह चली। बचपन से लेकर आज तक की घटनाएं क्रमवार याद आने लगी। रिया के पिता व्यापारी थे, अच्छा खाता पीता परिवार। दोनों भाइयों से छोटी रिया सबकी लाडली, सुंदर, संस्कारी। पिता के बाद भाइयों ने कारोबार संभाल लिया। भाभियाँ उस पर दिलो जान छिड़कती। भाई बहन का प्यार देख माँ फूली नहीं समाती। रिया रूपवती, मिलनसार लड़की थी, लेकिन माँ की अत्यधिक लाड प्यार, भाइयों के संरक्षण, भाभियों का दोस्ताना व्यवहार ने उसे कुछ ज़्यादा ही भावुक बना दिया था। निर्णय लेने की क्षमता का उसमें विकास नहीं हो पाया था। आगा पीछा नहीं जानती थी। शायद यही सब उसके सर्वनाश का कारण बना और इसी सब ने उसे आज इस विकट स्थिति में खड़ा कर दिया। रिया बड़ी हो गई है, उसके लिए वर ढूंढने की जिम्मेदारी तुम दोनों भाइयों की और विवाह की तैयारी दोनों भाभियों की। माँ बेटी रिया के ब्याह के लिए चिंतित थी। भाइयों ने इसे गंभीरता से लिया और उसी दिन से शुरू हुआ उचित वर, घर की तलाश। घर वर दोनों मनोनुकूल मिलना आसान नहीं। कहीं लड़का योग्य तो घर कमजोर, कहीं घर समृद्ध लेकिन वर रिया की योग्य नहीं। इसी बीच गांव घर की बुआ हितेश का रिश्ता लेकर आ गई। वे कभी हितेश के रूप गुण का बखान करती, कभी उसके ऊंचे खानदान व धन दौलत का। रिया छिप छिप कर सुनती, अपने भावी जीवन की कल्पना में डूबती उतराती रही। रिश्ता पक्का हो गया। विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। लेने देने में कोई कमी नहीं। वर पक्ष से कोई दबाव भी नहीं था। हितेश के परिवार वालों को रिया भा गई थी। परिवार पसंद आ गया था। शुरू में सब कुछ ठीक ठाक रहा। हितेश रिया पर जान छिड़कता था। मायके की तरह रिया ससुराल में भी सबकी लाडली बनी हुई थी। गर्भ में अंश के आते ही हितेश खुशी से झूम उठा। सास ससुर देवर ननद ने रिया की बलैया ले। देखने वाले दंग। इतने वर्षों पश्चात घर में पहला बच्चा। रिया को सभी हथेली पर रखते। बहू यह ना करो, वह ना करो। सासू माँ लाड लगाती, लो बहू तुम्हारे लिए। ससुर का हाथ फल, मेवों, अन्य पौष्टिक पदार्थों से भरा रहता। और हितेश, वह बावला रिया को पल भर के लिए भी आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहता था। ऑफिस से बार बार फ़ोन करता, रोज बालों के लिए गजरा उपहार लाता। गोल मटोल शिशुओं की तस्वीर से कमरा जगमगा उठा। माँ व भाई रिया को लेने आए। सास ससुर ने हाथ जोड़ लिए। बेटी का सुख मान सम्मान देख माँ व भाई गदगद हो उठे। माँ व भाई चाहते थे कि जज की मायके में ही हूँ। वही सास ससुर पति पल भर के लिए बहू को आंखों से ओझल नहीं होना देना चाहते थे। रिया दोनों पक्षों के दांव पेच पर मुस्कुरा उठती। रिया ने जल्द ही स्वस्थ सुंदर बेटी को जन्म दिया। बड़ी धूमधाम से जन्म उत्सव मनाया गया। माँ बनकर रिया निहाल हो उठी। जब देखो अंश को छाती से चिपकाए रहती। घर भर का खिलौना अंश अपने बाल सुलभ अदाओं से सबका मन मोह लेता। रिया, बड़ा होकर अंश मेरी तरह इंजीनियर बनेगा। हितेश की आंखें चमकने लगती। नहीं, मैं इसे डॉक्टर पढ़ाऊंगी, लोगों की सेवा करेगा। रिया हंस पड़ती। ना डॉक्टर ना इंजीनियर, यह मेरी तरह बैरिस्टर बनेगा। दादाजी कब पीछे रहने वाले थे। कहीं नाना जैसा व्यापारी बना तो। नानी बीच में टपक पड़ती। सभी हंसने लगते। हर्षोल्लास से लबालब थे मायके और ससुराल वाले। किसी की नज़र लग गई। आज उसी अंश की जननी की सुध किसी को नहीं। आखिर इसके पीछे क्या कारण है। अंश के जन्म के बाद
तीसरे महीने ही दिवाली का त्यौहार, और उस दिवाली ने रिया व उसके अंश की जीवन धारा पलट कर रख दी थी। उस दिन घर बाहर खूब रंग रोशन हुआ था। नाना प्रकार के पकवान, मिठाइयाँ, मेवों, उपहारों का ढेर लग गया था। रेशमी साड़ी और कीमती आभूषणों से लदी फदी रिया पति का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। हितेश देर से लौटे। साथ में एक सुंदर युवती थी। रिया, यह मेरी कॉलेज की सहपाठी तानिया है। रिया ने हाथ जोड़ दिए। नमस्ते। तानिया ने चुपती नज़र रिया पर डाली। कहाँ ढूंढा इतनी खूबसूरत पत्नी? अरे तुमसे कम ही, हितेश का मजाकिया स्वभाव था। किंतु रिया झेप गई। हितेश के इस बेतुके मजाक ने सीधे उसके दिल को टीस दी। तानिया जितनी देर रही हितेश से चिपकी रही। सुंदर वह थी ही। उसकी दिलकश अदाएं, बात करने का अंदाज, बेवजह खिलखिलाना रिया को ज़रा भी नहीं सुहाया। दिवाली पूजन, हंसी मजाक, शोर शराबा, भोजन पानी करते करते आधी रात बीत गई। अब मैं चलूँगी, तानिया बोली थी। चलो, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। हितेश की आंखों की चमक रिया आज तक नहीं भूल पाई है। अगर वह पुरुष मनोविज्ञान की ज्ञाता होती तो कब की अपने पति को उस मायावी के संग न भेजती। पति जब तक घर लौटे वह अंश को सीने से चिपकाई सो गई थी। फिर तो हितेश रिया और अंश की ओर से उदासीन होता चला गया। उसकी शामें तानिया के साथ बीतने लगी। पत्नी से उसकी औपचारिक बातचीत ही होती। अंश में भी खास दिलचस्पी नहीं रह गई थी उसकी। भोली रिया पति के इस परिवर्तन को भाप नहीं पाई। दिन रात अंश में खोई रहती। वह अंश को कलेजे से लगाए सुख स्वप्न में खोई थी। एक दिन उसकी सहेली ने फ़ोन पर जानकारी दी। आजकल तुम्हारे मियाँ जी बहुत उड़ रहे हैं। क्या मतलब? अब इतनी अनजान ना बनो। तुम्हारे हितेश का तान्या के साथ क्या चक्कर चल रहा है? तुम्हें मालूम नहीं? कैसी पत्नी हो तुम? दोनों स्कूटर पर साथ साथ घूमते हैं, सिनेमा व होटल जाते हैं, और तुम पूछती हो क्या मतलब? सहेली ने स्पष्ट किया। देख, मुझे झूठी सच्ची कहानियाँ ना सुना। वह हितेश के साथ पढ़ती थी। रिया चिहुक उठी। पढ़ती थी ना, अब हितेश के साथ क्या गुलखिला रही है? मुझ पर विश्वास नहीं है? पूछ कर देख ले। फिर ना कहना मुझे आगाह न किया। तुम इन मर्दों को नहीं जानती। लगाम खींच कर रखना वरना पछताएगी। सहेली ने फ़ोन रख दिया। अब रिया की दिल किसी काम में नहीं लग रहा था। अंश भी आज उससे बहला नहीं सका। वह छटपटा उठी। सहेली की बात किससे कहे? माँ जी से? पिताजी से? ना, उसकी हिम्मत जवाब दे गई। वह सीधे अपनी पति से ही बात करेगी। हितेश ऐसा नहीं है। हितेश सदा से ही अपने रख रखाव, पहरावे का विशेष ध्यान रखते हैं। इधर कुछ ज़्यादा ही सजग और सचेत रहने लगे हैं। हरदम खिले खिले, प्रसन्न, अपने आप में मगन। घर में पांव टिकते नहीं थे। भूल कर भी रिया को कहीं साथ घुमाने नहीं ले गए। अंश एक अच्छा बहाना था। रिया को कोई सिकवा भी नहीं था। वह अपनी छोटी सी दुनिया में मस्त थी, जहाँ उसका प्यारा पति एवं जिगर का टुकड़ा अंश था। वहीं उसकी खुशियों में उसकी सहेली ने सेंधमारी की थी। वह बेसब्री से हितेश की राह देखने लगी। रात गए हितेश लौटा, गुनगुनाता, सीटी बजाता, बिल्कुल आशिकाने के मूड में। खाना? रिया को अपने इंतज़ार में देख उसे आश्चर्य हुआ। खा लिया है। वह बेफिक्री से कोट का बटन खोलने लगा। रिया ने लपक कर कोट थाम लिया। लेडीज़ परफ्यूम का तेज भपका। रिया को यूँ कोट थमाते अपने लिए जागते देख हितेश चौंका, क्योंकि अंश के जन्म के बाद वह बच्चे में ही खोई रहती। वह रात में लौटता, उस समय वह अंश के साथ गहरी नींद में खराटे लेती मिलती। आज ऐसे तत्पर देख आश्चर्यचकित होना स्वाभाविक है। परफ्यूम की महक ने रिया को दिवाली की रात की याद दिला दी। यही खुशबू तान्या के कपड़ों से उस दिन आ रही थी। सहेली ठीक कह रही थी। रिया उत्तेजित हो उठी। कहाँ खाए? पार्टी थी। कहाँ? होटल में। कुछ क्लाइंट आए थे। सच बोल रहे हो? तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि तुम तान्या के साथ समय बिताकर खा कर आ रहे हो। हितेश का चेहरा क्षण भर के लिए फक पड़ गया। फिर ढिठाई से बोला, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? मेरी बातों का विश्वास नहीं? तान्या के साथ गुलछरे उड़ाते तुम्हें शर्म नहीं आती? एक बच्चे के पिता होकर? रिया क्रोध से कांपने लगी। तान्या पराई नहीं, मेरी पहली पसंद है। वह तो माँ ने तुम्हारे नाम की माला ना जपी होती, तुम्हारी जगह पर तान्या होती आज। उसने मेरे चलते विवाह नहीं किया। वह आज भी मुझे उतना ही चाहती है जितना कॉलेज के दिनों में। फिर भी मैं उसका साथ क्यों ना दूँ? एक वह है जो मेरे लिए पलक बिछाए रहती है,
और एक तुम हो जिसे अपने बच्चे से फुर्सत नहीं है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलने लगा। हितेश का कहना था, तुम्हें खाने पहनने की कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसे चाहो रहो, लेकिन मैं तानिया को नहीं छोड़ सकता। तुम पत्नी हो और वह प्रेमिका। क्या केवल खाना पहनना और पति के अवैध रिश्ते को अनदेखा करना ही विधाता का धर्म है? रिया इस दलीली को कैसे बर्दाश्त करती? खूब रोई थी। अपने सिंदूर का अंश का वास्ता दिया। सास ससुर से इंसाफ मांगा। उन्होंने उसे धैर्य रखने की सलाह दी। बेटे को ऊंच नीच समझाया, डांटा, दुनियादारी का हवाला दिया, लेकिन हितेश पर तानिया की रूप लावण्य का जादू चढ़ा हुआ था। रिया जैसे चाहे रहे, वह तानिया को नहीं छोड़ेगा। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। रिया को प्यार विश्वास का खंडित हिस्सा स्वीकार नहीं। पति पत्नी का मन मुटाव, विश्वासघात शयन कक्ष से बाहर आ चुका था। जब रिया पति को समझाने में नाकामयाब रही, तब एक दिन अंश को गोद में ले मायके का रास्ता पकड़ा। सास ससुर ने खूब समझाया, बहू, अपना घर पति को छोड़कर मत जाओ। हितेश की आंखों से पर्दा जल्दी ही उठेगा। हम सब तुम्हारे साथ हैं। किंतु रिया का भावुक हृदय पति के इस विश्वासघात से टूट गया था। व्यवहारिकता से सर्वथा अपरिचित वह इस घर में पल भर भी रुकने को तैयार न थी, जहां उसका पति पराई स्त्री से संबंध रखता हो। उसकी खुददारी ने अपनी माँ के आंचल का सहारा लेना ही उचित समझा। भविष्य की भयावह स्थिति से अनजान। बहू, अंश के बगैर हम कैसे रहेंगे? सासू माँ ने मनुहार की। पहले अपने बेटे को संभालिए। मैं अपने बेटे पर उस दुराचारी पुरुष की छाया तक नहीं पड़ने दूंगी। उसे संभालना तो तुम्हें पड़ेगा बहू। तुम उसकी पत्नी हो, ब्याहता हो। इस प्रकार मैदान छोड़ने से बात बिगड़ेगी ही। मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझ में इतनी सामर्थ्य है कि अपना और अपने अंश का पेट भर सकूं। रिया एक झटके से पति गृह छोड़ आई। माँ ने जब सारी बातें सुनी तो सिर पीट लिया। फूल सी बच्ची पर ऐसा अत्याचार! उन्होंने बेटी को सीने से लगा लिया। मैं भी जिंदा हूँ, जेल की चक्की ना पिसवा दी तो कहना। भाइयों ने दूसरे दिन ही कोर्ट में तलाकनामा दायर करवा दिया। भाभियाँ भी खूब चटकारे ले लेकर ननद नंदोई के झगड़ों का वर्णन सुनती। रिया अपना सारा आक्रोश, अपमान, कुंठा नमक मिर्च लगाकर बयान करते न थकती। शुरुआती दिनों में सभी जोश खरोश से रिया का साथ देते। अंश का भी विशेष ख्याल रखा जाता। फिर प्रारंभ हुआ कोर्ट कचहरी की लंबी प्रक्रिया। तारीख पर तारीख, वकीलों की ऊंची फीस, झूठी सच्ची उबाऊ बयानबाजी, एक ही बात उलट फेर कर जग हंसाई। रिया और अंश का बढ़ता खर्चा, निर्णय की अनिश्चितता, भाइयों में झुंझलाहट बढ़ने लगी। भाभियाँ जैसी इसी मौके की तलाश में थी। वे रिया और अंश को नीचा दिखाने का कोई अवसर हाथ से जाने न देती। बूढ़ी होती माँ सिहर उठती, मेरे बाद इस लाडली बेटी का क्या होगा? बेटे बहुओं का रवैया वे देख रही थी। उनका चिढ़ना स्वाभाविक था, क्योंकि सबकी घर गृहस्थी है, बाल बच्चे हैं, बढ़ते खर्चे हैं। इस भौतिकवादी युग में कोई किसी का नहीं। उस पर बहन और उसका बच्चा जो जबरन उनके गले पड़े हुए हैं। कानूनी लड़ाई में ही महीने का आखिरी रविवार कोर्ट ने अंश को अपने पिता से मिलने का तय किया था। अंश को इसी दिन की सब्री से इंतजार रहता। बाकी दिनों की अवहेलना को वह विस्मित कर देता। हितेश आखिरी रविवार की सुबह आते। रिया अंश को उनके पास पहुंचा देती। दोनों एक दूसरे की ओर देखते अवश्य, लेकिन बात नहीं होती। अंश हाथ हिलाता, पापा के स्कूटर पर हवा हो जाता। हितेश ने अंश को अपने संरक्षण में लेने के लिए कोर्ट से गुहार लगाई है, बच्चे के भविष्य के लिए। ठीक ही है, पापा के पास रहेगा, ऊंची पढ़ाई कर पाएगा, सुख सुविधाएं पा सकेगा। वह एक प्राइवेट स्कूल की टीचर, 10,000 रुपये कमाने वाली, उसे क्या दे सकती है? कोर्ट के आदेश से कहीं अंश उससे छीन गया तो? अपने पापा के पास चला गया तब वह किसके सहारे जिएगी? किसी निर्धन से उसकी पोटली गुम हो जाए तो जो पीड़ा उस गरीब को होगी, वहीं ऐठन रिया के कलेजे में होने लगी। ना ना, मैं बेटे को अपने से किसी कीमत पर अलग नहीं होने दूंगी। वह सिसकने लगी। स्वयं से जवाब सवाल करते उसे झपकी आ गई। आंखें खुली तो पाया अंश आ चुका है। हर बार की तरह खिलौने, मिठाइयाँ, उसके पसंद की चॉकलेट से लताफदा। घर वाले उन सामानों को हिकारत से देखते। यह नफरत की बीज उसकी ही बोई हुई है। रिया सब कुछ छोड़ छाड़ कर भागी ना होती, उसकी गृहस्थी यूँ तहस नहस ना होती। वह डाल से टूटे पत्ते के समान धूल चाट नहीं रही होती। मम्मी तुम्हारे लिए? क्या?
लाल पैकेट में 2 जोड़ी कीमती चप्पल। रिया भौचक, यह क्या, तुमने पापा से कहा? नहीं नहीं, पापा ने अपने मन से खरीदा। पापा अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं मम्मा। हम लोग पापा के साथ क्यों नहीं रहते? रिया निरुत्तर थी। रिया ने चप्पलों की जोड़ी झट से छिपा दी। दिवाली का त्यौहार आ गया। भाई भाभी सब परिवार खरीदारी में व्यस्त। वह सूखे होठ गंदे कपड़ों में घर की सफाई में लगी थी। दरवाजे की घंटी बजी। शायद घर वाले लौट आए। इतनी जल्दी? रिया ने दरवाज़ा खोला। सामने हितेश। रिया स्तब्ध। घर में कोई नहीं था। उसकी जबान पर जैसे ताला लग गया। भीतर आने के लिए नहीं कहोगी? हितेश के प्रश्न पर वह संभल चुकी थी। हाँ हाँ आइए, परंतु इस समय घर में कोई नहीं है। अंश कहाँ है? वह अपनी नानी के साथ पार्क गया है। अच्छा, दिवाली की सफाई हो रही है? रिया समझ नहीं पा रही थी वह क्या कहे। इस विषम परिस्थिति के लिए वह कतई तैयार नहीं थी। जिस व्यक्ति पर कभी उसने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था, उसके बच्चे की माँ बनी थी। उसे ऐसी झिझक, बेवफाई और कानूनी दांव पेच ने दोनों के बीच गहरी खाई खोद दी थी। रिया, तुम मुझसे बहुत नाराज़ हो ना? होना भी चाहिए। मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं। तानिया के पीछे भागता रहा। अपनी पत्नी के निश्छल प्रेम के सागर को पहचान नहीं पाया। अब मैं तुम्हें और अंश को लेने आया हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं आपके साथ कैसे जाऊँगी? तानिया के साथ नहीं रह सकती। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। आक्रोश आंखों से बह निकला। तानिया से मेरा कोई लेना देना नहीं। मैंने उससे सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं। पहले ही काफ़ी देर हो चुकी है। अब पत्नी और बच्चों से दूर नहीं रह सकता। किंतु मेरी माँ, भाई, कोर्ट कचहरी। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। माँ भाई को क्यों ऐतराज़ होगा? अपनी पत्नी और बेटे को लेने आया हूँ। और रहा कोर्ट कचहरी, लो तुम्हारे सामने ही सारे कागजात फाड़ फेंकता हूँ। जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी? पर मैं कैसे विश्वास करूँ? विश्वास तो तुमको करना ही पड़ेगा। भरोसा एवं प्यार पर ही दाम्पत्य जीवन की नींव टिकी होती है। तुमने मुझ पर पहले ही अपना अधिकार जता बाहों का सहारा दी अपने पास खींच लिया होता तो मैं तानिया में अपनी खुशियाँ नहीं तलाशता। सच है कि मैं भटक गया था, किंतु यह न भूलो, भटका हुआ मुसाफिर भी कभी न कभी सही राह पा लेता है। हितेश ने अपनी बाहें फैला दी। परिस्थितियों की मार से आहत रिया इस अप्रत्याशित घटनाक्रम से अचंभित अपने पति के हृदय से जा लगी। हितेश, रिया और अंश दिवाली के दिन जब अपने घर पहुँचे तो लाखों दिए साथ जल उठे। दिवाली की खुशी द्विगुणित हो गई। उनका उजड़ा संसार दिवाली की रोशनी में आबाद हो चुका था।